Hello and a very warm welcome to all of you. First of all, welcome back to Dr. Blower 32. Hope you all are doing good. हम लोग नीट एमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं. नीट एमडीएस का लेक्चर होता है हमारा छोटा सा टॉपिक रिवीजन, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है. आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं पीडो का. उसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे क्रोनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एज का. ये टॉपिक पीडियाट्रिक डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट प्लानिंग का और ग्रोथ पैटर्न को देखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर्म करता है. एज वेल एज ये नीट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इससे क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट भी होते हैं और क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड भी होते हैं. तो हम लोग जल्दी से ये टॉपिक देखते हैं, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ में करते हैं. तो पहला टॉपिक है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज. तो क्या है क्रोनोलॉजिकल एज, क्या होता है? Chronological age is actual age of the child calculated from date of birth. Chronological age कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग? बच्चे की जो एक्चुअल एज होती है, जो उसके डेट ऑफ बर्थ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. मोस्ट कॉमनली एंड इजली डिटरमाइंड डेवलपमेंटल एज पैरामीटर. तो सबसे कॉमनली और इजली डिटरमाइंड डेवलपमेंटल एज पैरामीटर कौन सा है जिससे इजली डिटरमाइन होगा? वो है क्रोनोलॉजिकल एज. It is expressed in years and months, okay, but is neither accurate indicator of the stage of development nor good prediction of growth potential. Chronological age है ना, ये easy है, most common है, किसी का भी हम DOB जानकर उसका एज बता सकते हैं, बट ये एक accurate indicator नहीं है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पता करने का, ना ये ग्रोथ पैटर्न का प्रिडिक्ट करने का सही एक तरीका है. ऐसा क्यों? क्योंकि वेरियस इंसान के बॉडी टाइप्स अलग अलग होते हैं, उस बेसिस पे उनका जो है वो ग्रोथ होता है, उनमें डेवलपमेंट्स आते हैं. तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है और जो ग्रोथ के पैटर्न होंगे, जो पैरामीटर होगा, जो एक्चुअल एज होगा, उसमें बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है. दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल एज. बायोलॉजिकल एज आर डिटरमाइंड बाई चाइल्ड्स फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल स्टेटस. बायोलॉजिकल एज कैसे पता चल रहा है? बायोलॉजी देखकर उसकी, चाइल्ड की फिजियोलॉजी देखकर उनका डेवलपमेंटल स्टेटस क्या है वो देखकर हमें पता चल जाता है. ठीक है. बायोलॉजिकल एज इट मे बी अहेड, इक्वल और बिहाइंड द क्रोनोलॉजिकल एज. किसी की एक्चुअल एज क्या है उस बेसिस पे उसका फिजिक हो, उसकी ग्रोथ हो, ये भी ज़रूरी नहीं है. तो बायोलॉजिकल एज जो है वो उस एक पर्टिकुलर इंसान का जो एज है उससे ज़्यादा का भी वो इंसान दिख सकता है. ज़्यादा ही लंबा दिख रहा है वो बच्चा अपनी एज से भी ज़्यादा, या फिर छोटा दिख रहा है, कुछ भी जो डिस्क्रिपेंसी आएंगी. बट biological age is a better indicator of maturity and health than just numerical age. लेकिन biological age जो है वो एक बेटर इंडिकेटर है मैच्योरिटी और हेल्थ को पता करने का हमारा. जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें तो अगर क्रोनोलॉजिकल एज 9 ईयर है किसी का, स्केलेटल एज से वो 6 ईयर का हमें दिख रहा है, तो डायग्नोसिस हमारी क्या होगी? मतलब कोई बच्चा है आपकी क्लिनिक में आया, वो 9 साल का है, बट उसकी हाइट छोटी है, वो लीन एंड थिन है, उसके अभी टिथ भी ठीक से नहीं निकले हैं. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि कोई एक बच्चा आपकी क्लिनिक में आया जिसका आपने डीओबी पता किया और आपको पता चला कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 9 ईयर्स है, बट स्केलेटल एज जो डेवलपमेंटल एज है वो भी 6 ईयर है, तो आपकी डायग्नोसिस क्या होगी? बच्चे का ग्रोथ डिले है, बच्चे का ग्रोथ टाइम से नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है. ये याद रखने की चीज है आपकी कैमरी मेथड. ठीक है. Method for assessing chronological age in children based on relationship between age and measurement of open apices in tooth. तो अगर क्वेश्चन आते हैं कि कैमरी मेथड से आप कौन सा एज पता करते हो, तो कैमरी मेथड से हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज पता करेंगे. सी फॉर कैमरी, सी फॉर क्रोनोलॉजिकल. कैमरी मेथड से क्रोनोलॉजिकल एज का पता किया जाता है और ये किस पे बेस्ड होता है? ओपन एपिसेस इन टूथ. जो टूथ होता है पहले उसके एपिसेस पहले ओपन होते हैं, विद टाइम मैच्योर होते हैं और क्लोज होते हैं. पहले बड़ा एपेक्स होगा, फिर वो धीरे धीरे विद टाइम मैच्योर होकर क्लोज होते हैं. तो ओपन एपिसेस देखकर टूथ की कैल्सिफिकेशन के कारण और उसके साथ साथ एज, इसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज का हम लोग बेस है कि इससे पता चलेगा, और ये कैमरी मेथड के थ्रू होता है. यहाँ पे ये हमें याद हो गया, ये इंपॉर्टेंट है. मेथड से, किस मेथड से कौन सा एज पता कर रहे हैं, ये हमें याद होना चाहिए. अब आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल एज पे, कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट वन. बायोलॉजिकल एज 4 टाइप के होते हैं: डेंटल, मॉर्फोलॉजिक, स्केलेटल एंड सर्कमप्यूबर्टल एज, है ना. ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग पढ़ते हैं डेंटल एज. डेंटल एज कैसे पता करेंगे हम लोग? डेंटल एज इज बेस्ड ऑन
इरप्शन सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी एंड परमानेंट टिथ। डेंटल एज जो होती है वो प्राइमरी और परमानेंट टिथ की इरप्शन सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। टूथ कैल्सिफिकेशन स्टेज हम लोग देखते हैं वाया रेडियोग्राफ। टूथ की वेरियस स्टेजेस होता है कैल्सिफिकेशन का, कब पूरा क्राउन कंप्लीट हो रहा है, कब पूरा रूट कंप्लीट हो रहा है, पल्प चैम्बर कब बड़े हैं, पल्प चैम्बर कब छोटे हो रहे हैं विद मैच्यूरेशन। ये सब टूथ कैल्सिफिकेशन की स्टेज हमें डेंटल एज के लिए रेडियोग्राफ के थ्रू पता चलती है। ये याद रखने का लाइन है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसने आपको याद रखना है इस लाइन को, क्योंकि आगे जाकर सेम एक लाइन आएगी, बस एक वर्ड अलग होगा और जिससे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो यहीं पे आप ध्यान से देख लेना। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेंटल एज, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेंटल एज इज डेमर्जियंस मेथड, है ना। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेंटल एज अगर है तो डेमर्जियंस मेथड। यहाँ पे भी आपको एक क्लू हुक मिल गया, डी फॉर डेंटल, डी फॉर डेमर्जियन, ओके, बल्कि DEDE, ओके। तो यहाँ पे आपका याद हो गया सबसे एक्यूरेट मेथड। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप के, इस टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या होगा डेंटल एज पता करने का? डेमर्जियंस मेथड। मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर डेंटल एज असेसमेंट, या फिर आपको क्वेश्चन आए कि मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर डेंटल एज असेसमेंट इज डेमर्जियंस मेथड। डेंटल एज यहाँ पे जरूर होना चाहिए डेमर्जियंस आंसर देने के लिए। डेंटल एज इज सिंपलेस्ट बट लीस्ट एक्यूरेट मेथड। डेंटल एज के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सिंपलेस्ट तो है लेकिन लीस्ट एक्यूरेट मेथड है ये एज पता करने का। अब हम लोग डेमर्जियंस मेथड के थ्रू डेंटल एज पता कैसे करें? डेंटल एज इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द लास्ट टूथ इरप्टेड इन नॉर्मल सीक्वेंस। नॉर्मल सीक्वेंस जो टूथ इरप्शन का सीक्वेंस है, जो हम लोग आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो टूथ इरप्ट हो रहा है और लास्ट जो टूथ इरप्ट हुआ है उसको जिस एज पे इरप्ट होना था उस एज पे हुआ है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि बच्चे की एज क्या होगी। अभी उसमें टूथ इरप्शन का सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। तो डेंटल एज इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द लास्ट टूथ इरप्टेड इन नॉर्मल सीक्वेंस। अब जो डेंटल एज है ना, इसको पता करने के कुछ मेथड्स हैं जो अलग अलग लोगों ने बताए हैं, जिसमें से पहला है हमारे डेमर्जियंस मेथड। ये कब आया? 1973 में आया। Few methods which give the developmental quotient to a fairly accurate level, thus simply signifying close relation between dental and skeletal age, है ना। तो पहला है हमारा डेमर्जियंस मेथड जो आया 1973 में। डेमर्जियंस मेथड किस चीज पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन टूथ कैल्सिफिकेशन स्टेजेस नॉट इरप्शन। डेमर्जियंस मेथड जो है ना, टूथ की कैल्सिफिकेशन पे बेस्ड होता है, इरप्शन पे नहीं। ये लाइन आप याद रखना। यहाँ पे एक लाइन ये मैंने पढ़ाई थी, ये ओवरऑल डेंटल एज के लिए है। डेमर्जियंस का मेथड क्या है? डेमर्जियंस का मेथड ये है टूथ कैल्सिफिकेशन नॉट इरप्शन। अप्लाइज अ स्कोरिंग सिस्टम A to H स्टेजेस फॉर ईच टूथ बेस्ड ऑन रेडियोग्राफिक डेवलपमेंट। क्या होता है डेमर्जियंस में? 0 फिर A to H सीक्वेंस में टीथ की ये कैल्सिफिकेशन बताते हैं, टूथ किस स्टेज में कितना फॉर्म हुआ है इस बेसिस पे, है ना। लास्टली जाकर टूथ कंप्लीट फॉर्म हो रहा है। डेमर्जियंस का ऐसा है, रेडियोग्राफ पे दिखाकर हमें पता करना होता है कि किस स्टेज पे टूथ कितना डेवलप हुआ है। A to H स्टेज होता है कैल्सिफिकेशन का। डेमर्जियंस यूजेस 7 परमानेंट मैंडिबुलर टूथ ऑन द लेफ्ट साइड। डेमर्जियंस इसके लिए रेडियोग्राफ किन टूथ्स का लेते हैं? uses 7 permanent mandibular tooth on left side। एक तो आपने ये याद रखना है परमानेंट मैंडिबुलर लेफ्ट साइड के, ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर से सेकेंड मोलर तक। डेमर्जियंस मेथड इज मोस्ट रिलायबल मेथड टू एसेस डेंटल एज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्केलेटल एज। स्केलेटल एज इट इज असेस्ड यूजिंग रेडियोग्राफ ऑफ बोन्स। स्केलेटल एज किससे पता चल रहा है हमें? रेडियोग्राफ ऑफ बोन्स से। कॉमन मेथड इसमें क्या है? इसमें 3 कॉमन मेथड होते हैं, ग्रूलिक एंड पाइल। इसमें हैंड एंड रिस्ट का ऑसिफिकेशन देखते हैं रेडियोग्राफ के थ्रू। दूसरा है फिशमैन्स स्केलेटल मैच्योरिटी इंडेक्स। इसमें भी हैंड एंड रिस्ट का देखते हैं, बट आगे बताती हूँ मैं कहाँ पे कितनी कैल्सिफिकेशन हो रही है, कहाँ पे जॉइंट कंप्लीट हो रहा है उसके हिसाब से।
थर्ड इज सर्वाइकल वर्टिब्रे मैचुरेशन इंडेक्स, ये हुआ आपका स्केलेटल एज का इंडेक्स या मेथड। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाइकल वर्टिब्रल मैचुरेशन इंडेक्स से आप क्या पता लगाओगे, स्केलेटल एज पता लगाओगे। ग्रुलेक एंड पाइल मेथड से आप क्या पता लगाओगे, स्केलेटल एज पता लगाओगे। ऐसे सवाल बन सकते हैं इससे। अब स्केलेटल एज के लिए तो हमने पढ़ा कि इट इज असेस्ड यूजिंग रेडियोग्राफ ऑफ बोन्स। तो बॉडी में तो आपके 206 हड्डियां हैं, किस बोन का रेडियोग्राफ हम लोग सबसे रिलायबल लेंगे और किस बोन का रेडियोग्राफ लेंगे। विच बोन्स आर यूज टू असेस स्केलेटल एज, पर्टिकुलरली किस बोन से होता है स्केलेटल एज डिटरमाइन, हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ। हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ से होगा रेडियस अल्ना रेडियोग्राफ। ऑप्शन में अगर आ रहा है हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ तो ये होगा, रेडियस अल्ना रेडियोग्राफ आ रहा है ऑप्शन में तो ये होगा। इट इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ स्टेटस, है ना, वहां था डेंटल एज का स्टेटस अगर इंडिकेटर पूछा जाए तो वो था ऑप्शन में। बेस्ट इंडिकेटर फॉर ग्रोथ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, skeletal age is best indicator for growth status determination. It is most accurate assessment of growth potential is given by skeletal age. तो most accurate assessment growth potential का किससे मिलेगा आपको, skeletal age के थ्रू मिलेगा। हमें अपने skeletal age पता करना होगा। More highly correlate with the developmental age than any other growth parameter. ये सब आपने स्टेटमेंट याद रखना है, इन सब का आंसर स्केलेटल एज होगा, ठीक है। Any of skeletal growth center can be used for skeletal age assessment. कोई सा भी ग्रोथ सेंटर हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हैंड एंड रिस्ट हैव बीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ प्यूबर्टल मैचुरेशन और स्केलेटल एज, ठीक है। हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ इंडिकेशन क्या है हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ का, क्यों लेंगे हम लोग, स्केलेटल एज पता करना है उन पेशेंट का जो एग्जिबिट करेंगे मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रोनोलॉजिकल एंड डेंटल एज। 10 साल का बच्चा है, डेंटल एज उसकी 6 साल की हमें दिख रही है। हेल्प्स प्रिडिक्ट फ्यूचर स्केलेटल मैचुरेशन रेट एंड स्टेटस, फ्यूचर में ये स्केलेटल मैचुरेशन कैसा होगा वो पता करने के लिए। इन पेशेंट्स विद स्केलेटल मैलोक्लूशंस नीडिंग ऑर्थोग्नोटिक सर्जरी टू एसेस ग्रोथ स्टेटस, ये ऐसे बच्चे, ऐसे पेशेंट जिन्हें सर्जरी की जरूरत है। अब क्या कौन सा वाला रेडियोग्राफ आप लोगे, एपीए व्यू रेडियोग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड एंड रिस्ट, ठीक है। हैंड एंड रिस्ट में भी लेफ्ट हैंड एंड रिस्ट, एपीए व्यू रेडियोग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड एंड रिस्ट आर कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्केलेटल एज। स्टेटमेंट क्वेश्चन वाला है ये, पहला हो गया हमारा। दूसरा है ग्रुलेक एंड पाइल मेथड। अब ग्रुलेक एंड पाइल मेथड में क्या होगा, पब्लिश्ड ग्रुलेक एंड पाइल ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड हाइट एंड हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ के लिए एटलस बना के दे दिया, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, वेरियस एजेस का। अब क्या करना है, जब स्केलेटल एज डिटरमाइन करना है ना तो पेशेंट का रेडियोग्राफ लेंगे हम लोग और उसको इस स्टैंडर्ड रेडियोग्राफ से फिर कंपेयर कराएंगे। ये था ग्रुलेक एंड पाइल का मेथड, ठीक है, यही है, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट इज फिशमैन्स मेथड ऑफ स्केलेटल मैच्योरिटी असेसमेंट। फिशमैन्स मेथड भी इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द ऑसिफिकेशन स्टेजेस ऑफ स्पेसिफिक बोन्स इन हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ, हमने हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ तो देखा, बट किस स्टेज पे है वो हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ में जो कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन है और उससे हमें क्या डिटरमाइन करना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो फिशमैन्स मेथड ऑफ स्केलेटल मैच्योरिटी असेसमेंट 1982 में आया। इट इज बेस्ड ऑन ऑसिफिकेशन स्टेज ऑफ स्पेसिफिक बोन्स इन हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ्स। अब इसके लिए हम लोग रीजन क्या यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड का हैंड एंड रिस्ट। होता है क्या इसमें 11 स्केलेटल मैच्योरिटी इंडेक्स होता है। फिशमैन्स में कितने होते हैं, 11 स्केलेटल मैच्योरिटी इंडेक्स होते हैं, जिसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसका आगे निमोनिक्स दे दूंगी आपको मैं। तो देखते हैं पहली कैटेगरी क्या है, एपीफेशियल वाइडनिंग। एपीफेशियल वाइडनिंग में क्या होता है, स्केलेटल मैच्योरिटी इंडेक्स 1 to 4, 4 इंडेक्स को हमने इसमें इंक्लूड किया है। इक्वल वाइडनिंग ऑफ एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस इन स्केलेटल फैलेंजेस। वाइडनिंग जो होगी इक्वल होगी एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच की। सेकेंड इज, फर्स्ट वाज वाइडनिंग, सेकेंड इज कैपिंग। कैपिंग में क्या होगा, एपीफाइसिस स्टेटस
स्टार्ट्स कैपिंग द मेटाफाइसिस या एपिफाइसिस। मेटाफाइसिस को, ये मैं समझाने को बता रही हूँ आपको, ठीक है। एपिफाइसिस स्टार्ट कर देगा मेटाफाइसिस को कैप करना। फ्यूजन, थर्ड जो स्टेज है आपका, थर्ड ग्रुप है वो है फ्यूजन। एपिफाइसिस, फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस टू डायाफाइसिस एट डिफरेंट लेवल्स। ये आपको याद करना इजी है। वाइडनिंग एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच है, फिर कैपिंग एपिफाइसिस मेटाफाइसिस में हो रही है, फिर फ्यूजन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस की होगी डिफरेंट लेवल पे। देन कंप्लीशन, कंप्लीट फ्यूजन, यहाँ कंप्लीशन है, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ रेडियस सिग्निफाइज एंड ऑफ स्केलेटल ग्रोथ। तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हो। तो ओके, विच सिग्निफाइज द एंड ऑफ स्केलेटल ग्रोथ, द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ रेडियस इन द हैंड रेस्ट रेडियोग्राफ शोज एंड ऑफ स्केलेटल ग्रोथ। अब इसे याद करने के लिए हमने निमोनिक्स क्या है, पहला क्या था वाइडनिंग, फिर आया कैपिंग, फिर फ्यूजन, फिर कंप्लीशन। वाइडन कैप फ्यूज डन। निमोनिक क्या होगा फिशमैन में, वाइडन कैप फ्यूज डन। विथ कैपिंग फ्यूजन फाइनल फ्यूजन ऑफ रेडियस, ठीक है। वाइडन से क्या हो गया, विथ है, वाइड होगा। कैप से कैपिंग शुरू हो जाएगी एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच। फ्यूज इज फ्यूजन एंड डन इज फाइनल फ्यूजन ऑफ रेडियस। ये निमोनिक्स आप समझ लेना एक बार। एंड ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट, यूनियन ऑफ एपिफाइसिस और डायाफाइसिस जब हो जाएगा ना फ्यूजन में, जब यूनियन हो जाएगा एपिफाइसिस और डायाफाइसिस का ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ऑफ मिडिल फिंगर्स, तो एंड ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट होगा। ये मेल में कब आएगा, 15 ईयर में, फीमेल में आएगा 13 ईयर में। तो क्वेश्चन आ रहा है कि एंड ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट कब होगा, मेल में 15 ईयर में, फीमेल में 13 ईयर में। और क्या, क्यों, कब, तो जब यूनियन हो जाए एपिफाइसिस और डायाफाइसिस का डिस्टल फैलेंक्स ऑफ मिडिल फिंगर। नेक्स्ट इज CVM, सर्वाइकल स्पाइन मैचुरेशन मेथड। It is used to assess skeletal age based on shape and development of cervical vertebrae. इसमें हमें skeletal age पता कर चलता है शेप एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे से। कौन सा C2, 3 and 4 और लेटरल सेफ। तो आपने ये याद रखना है कि CVM के लिए हम लेटरल सिफेलोग्राम लेते हैं। C2, C3 and 4 का डेवलपमेंट, सर्वाइकल वर्टिब्रे की शेप क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसके हिसाब से। इट इज मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर, इसमें जो सबसे रिलायबल इंडिकेटर होता है वो है CVM3। इट मार्क्स द पीक ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट। प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट की पीक कब है, ये हमें कब पता चलेगा, CVM में CVM3 से। कंकेविटीज ऑन C2 and C3 वर्टिब्रे बिकम्स रेक्टेंगुलर। CVM3 में हमें क्या देखने को मिलता है कि सर्वाइकल वर्टिब्रे 2 और 3 में कंकेविटीज दिखेगी हमें, और ये दोनों वर्टिब्रे जो है रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। उसके साथ साथ सर्वाइकल स्पाइन मैचुरेशन मेथड जो है इट इज सुटेबल फॉर मैंडिबुलर ग्रोथ असेसमेंट। नेक्स्ट स्केलेटल एज में क्या है हमारा, विलियम्स मेथड। विलियम्स नहीं, ये स्केलेटल एज में नहीं है, विलियम्स भी असेसमेंट ऑफ डेंटल एज। विलियम्स भी अगर क्वेश्चन आता है विलियम्स मेथड से आप क्या एसेस करोगे, तो आप डेंटल एज एसेस करोगे। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि डेमरजियंस मेथड का मॉडिफिकेशन क्या है, तो विलियम्स मेथड जो है ये मॉडिफिकेशन है डेमरजियंस मेथड का। नेक्स्ट इज चैलेट एंड डेमरजियंस मेथड। इसमें क्या होता है, अभी तक ये लोग सेकंड मोलर तक को इंक्लूड कर रहे थे। चैलेट एंड डेमरजियन में क्या होगा, ये थर्ड मोलर को भी इंक्लूड करते हैं, और एज ब्रैकेट ये लेंगे 16 to 23 ईयर्स का, है ना। चैलेट एंड डेमरजियंस में थर्ड मोलर भी इंक्लूड होगा, एज ब्रैकेट होगा 16 to 23 ईयर्स वाले। तो हम लोग चैलेट एंड डेमरजियंस मेथड किस केस में करेंगे, फॉर ओल्डर एडोलेसेंट्स वेयर स्टैंडर्ड डेमरजियंस मेथड फॉल शॉर्ट। तो अगर डेमरजियंस मेथड नहीं चल रहा है तो हम चैलेट एंड डेमरजियंस मेथड लगाएंगे ओल्डर एडोलेसेंट के केस में, 16 से 23 साल के बच्चों के केस में। ये हो गया, थोड़ा सा और बचा, उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एज। फिर MCQ देखेंगे फट से हम लोग। नेक्स्ट इज सेक्सुअल या प्यूबर्टल एज बेस्ड ऑन अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। टैनर स्टेजिंग इज यूज्ड फॉर सेक्सुअल मैच्योरिटी इंडेक्स। अगर आपका क्वेश्चन आए कि आप टैनर स्टेजिंग किस चीज के लिए यूज करते हो, सेक्सुअल मैच्योरिटी इंडेक्स के लिए या फिर सेक्सुअल प्यूबर्टल एज डिटरमाइन करने के लिए टैनर स्टेजिंग का यूज होता है। विद रिलेशन टू पीक प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट,
रेलेवेंट फॉर टाइमिंग ऑफ ऑर्थो इंटरवेंशन, ये रेलेवेंट कब होता है? ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए रेलेवेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज हाइट, वेट या सोमैटिक एज या मॉर्फोलॉजिकल एज। इसमें क्या होता है? नॉट एन एक्यूरेट प्रिडिक्टर ऑफ ग्रोथ, लेस यूजफुल इन डेंटिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा खत्म हुआ क्रोनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एज। इसके हम लोग कुछ एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू वाले उसमें जो आपका एमसीक्यू का प्लेलिस्ट है उसमें भी, और यहाँ पे भी मैं डालती हूँ, बट एमसीक्यू अलग से प्लेलिस्ट में भी डालती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल ग्रोथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यू आपको पिछले टॉपिक का क्रोनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एज का एमसीक्यू का जो प्लेलिस्ट है, पीडो एमसीक्यू या नीट एमसीक्यू करके, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं अभी डाल देती हूँ, आप टॉपिक कंप्लीट करो, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी कंप्लीट करो। ओके, आज की टॉपिक में क्रोनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एज प्लस एमसीक्यू फिनिश होता है। अगले टॉपिक में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।